हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि एडिशन ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स का एक लॉ के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, और वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। बच्चों, जो भी लेक्चर्स मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ उसके साथ साथ में डीपीपी जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पैरेलली आप उसको भी सॉल्व करते जाइए, ताकि जो है ना कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली हर तरफ से हम लोग स्ट्रांग हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो सारे जो डीपीपी मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए, एडिशन ऑपरेशन जो होता है, एक तो एडिशन ऑपरेशन वो है जो बचपन से हम लोग जोड़ घटाव करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए समय को ही जोड़ना हो तो बोलते हैं 1 सेकेंड और 3 सेकेंड तक टोटल कितना सेकेंड हो गया, तो 4 सेकेंड। 1 मीटर हम चले और 2 मीटर और चले तो 3 मीटर हो गया टोटल, तो जो डिस्टेंस है। तो ये सब चीज़ जो है, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस, ये सिंपल जो एडिशन करते हैं उसको हम लोग कौन सा एडिशन कहते हैं, स्केलर एडिशन या अर्थमेटिक एडिशन बोल दीजिए। अब आता है जिसमें डायरेक्शन के कारण अगर कुछ हो जाए और उसके बाद जोड़ घटाव करना हो तो उस एडिशन को बोलेंगे वेक्टर एडिशन। एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा है उसी से देखते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ से, है ना, कोई एक पर्सन है ए से पॉइंट बी तक गया, वो कितना मीटर, 10 मीटर, और उसके बाद उधर से 3 मीटर जो है वो रिटर्न होकर पॉइंट सी तक चला आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, हम जितना चलते हैं और उसके कारण मेरा पैर दर्द होता है, हर स्टेप्स काउंट हो जाता है। हम किधर भी चले पैर तो दर्द करेगा, चाहे इधर चले चाहे इधर, सारे चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में चले इधर 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किधर चले, सब जुट करके आ गया कितना, 10 3 13 मीटर। तो ये हो गया मेरा स्केलर एडिशन। लेकिन वेक्टर में अगर हम जाए तो कहानी बदल जाता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए कितना, 10 मीटर, और सेम उधर से 3 मीटर चल करके हम आते हैं पॉइंट सी तक। तो व्हाट इज अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा वेक्टोरियल एडिशन। यहाँ हो जाता है, डायरेक्शन अगर चेंज किए तो भाई कहानी बदल जाएगा। तो इनिशियल ये है मेरा, फाइनल ये है टोटल जर्नी का। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 में से 3 गया 7, यानी कि 10 मीटर माइनस 3 मीटर। डायरेक्शन के कारण ये ऐसा हुआ, तो दिस इज 7 मीटर। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो देखें कि हाँ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप जे कैप ये सब जो पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर उसके हिसाब से, तो बाद में देखेंगे। अभी तो बेसिक कम से कम समझ में आए कि 2 तरह से एडिशन होता है। ठीक है, अब इसी में आज जो है वो है कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स किसको कहते हैं, या फिर कंपोजिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर किसको बोलेंगे, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को ही कहेंगे कि 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कि 2 या 3 वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। बोलेगा सर क्या है, यही है बच्चों, एकदम सिंपल वाला जो है ना, कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन इसके अंदर है ना, ये तो ऐसे ही था इसके अंदर जो है एक चीज है, वर्ड है रिजल्टेंट। तो सवाल है कि भाई ये बहुत बार यूज होता है, तो हम एक बार जरा बढ़िया से समझ ही क्यों ना ले कि रिजल्टेंट 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 क्या होता है। एग्जाम्पल के तहत आपको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, लेट मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक 10 न्यूटन से एक आदमी जो है ना मेरा हाथ इधर खींच रहा है, एक आदमी 2 न्यूटन से मेरा हाथ इधर खींच रहा है। तो हम रिजल्टेंट जो है, ये छोड़िए रिजल्टेंट हमको क्या अभी नहीं पता। ठीक, ये 10 न्यूटन से 2 न्यूटन से, ये दोनों का इफेक्ट होगा क्या, हम किधर फेंका जाएंगे। तो ये दोनों के इफेक्ट के कारण हम जो है, पता है 10 इधर 2 इधर, तो 8 से किधर फेंका जाएंगे, इधर फेंका जाएंगे। तो ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि हम किधर फेंका गए, दोनों के लगने के कारण। अब फिर से दूसरा चीज बोलते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक नया आदमी आए और ना 8 न्यूटन लगा करके मेरे को इधर खींच ले डायरेक्टली। तो देखिए हुआ क्या, ये दोनों मिल करके जितना से खींच रहा था, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो कितना से, सिंगल फोर्स को एक ऐसा फोर्स लगा देने से। मतलब मैं अभी लिखता हूं पहले, ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल फोर्स है। दोनों का देखो जरा क्या है, 2 या 3 लगने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, और एक अकेला कोई फोर्स आए सेम इफेक्ट अगर प्रोड्यूस कर दे, तो हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, पता है क्या, रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, दिस फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स।
रिजल्टेंट फोर्स। अब फोर्स क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट फोर्स कहला गया। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम हुआ, एक लड़का लाया 100 नंबर का पेपर है, उसमें से एक स्टूडेंट ने सिक्योर क्या कहता 50 नंबर, एक और लड़का लाया 20 नंबर। ये दोनों मिलाकर के टोटल मार्क्स कितना सिक्योर किया, 70 नंबर, 50 20 70। अब एक तीसरा लड़का है वो डायरेक्ट 70 मार्क्स ही लेते आया 100 में, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो तुम दोनों मिलाकर के जितना लाए हो ना, ये अकेले उतना लेते चला आया, तो बोले वो दोनों के बराबर, ये सिंगल जो है लड़का जो नंबर लाए वो बराबर, तो इसको हम लोग बोल देंगे रिजल्टेंट मार्क्स है वो दोनों का। तो वही चीज़ें दोनों मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो जो सिंगल फोर्स, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्ट क्या है फाइनली देख लेते जरा। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस। बहुत बार यूज होने वाला बच्चों, इसलिए थोड़ा हम लोग इसको अच्छा से समझते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट को आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। ये देखिए क्या है, पूरा कहानी लिखा हुआ, बढ़िया से एक बार देख लीजिए। स्क्रीन से मैं हट जाता हूँ। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है, 3 लॉ होता है मेरे पास। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग हेड टू टेल मेथड कहते हैं, इसको भी हेड टू टेल मेथड कहते हैं, इसको टेल टू टेल मेथड कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे देखिए, इसका पढ़ेंगे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड, जो कि ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल, फिर इसका एनालिटिकल। वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी। तो एक दिमाग में पिक्चर तो बना कम से कम कि ओ कोई भी एक लॉ उठाएंगे, उसका ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड होता है बच्चों, जिसमें कि ज्योमेट्री जैसे क्लास 10th 9th में कैसे पढ़े, हाँ एक डायग्राम बनाते हैं, एक लाइन है ज्योमेट्री के हिसाब से, तो वैसे देखें कि क्या है ये। और उसके बाद एनालिटिकल मतलब कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, कोई इक्वेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आएगा, तो उसके हिसाब से करेंगे, तो ये हो गया एनालिटिकल मेथड, ठीक। तो आज इसकी बारी है, आगे हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। चलिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, जिसको कि हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, क्यों कहते हैं अभी बताएंगे। ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल कहाँ से आ जाता है, कौन चीज़ पृथ्वी पर ऐसा है जिसको कि हम जोड़ेंगे तो उसके अंदर ट्रायंगल आ जाएगा। ये कोई बात हुआ, ज़बरदस्ती है क्या? बिल्कुल ज़बरदस्ती है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अगर हम समझ पाएँ बच्चों कि मेरे नेचर में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पर ट्रायंगल का एडिशन ऐसे कुछ होता है, अगर वो समझ में आ गया तो ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना इतना कहानी बच्चों, ये सब हम लोग को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेफिनेशन है पूरा 11th 12th फिजिक्स का, जो समझ में थोड़ा सा एक के बार में पढ़ेंगे, मैं पढ़ दूंगा ना तो सिर्फ मैं समझूंगा बच्चों, अभी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा दूसरा उदाहरण से बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है सब, ठीक। जैसे कि अभी बारिश का जैसे महीना चल रहा है ना, देख तो आंधी वगैरह चलते रहता है, उसी का एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि भाई आंधी चला तो हम किधर फेंका जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट से। देखिए मान लीजिए कि बच्चों मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक आंधी चला इस डायरेक्शन में, तो लेट कितना फोर्स से चला वो मेरे को पता है। अगर इधर आंधी चलेगा तो मैं इधर फेंकाऊंगा, अगर आंधी इधर चला इस डायरेक्शन में तो मैं इधर फेंकाऊंगा, एकदम फिक्स है। लेकिन अगर भगवान ऐसा कुछ किया कि दोनों आंधी एक साथ आ गए, एक बार इधर भी आंधी आ गया और इधर से भी आंधी आ गया, दोनों एक साथ आएगा, तो मैं किधर फेंकाऊंगा, तब मैं जिधर फेंका जाऊंगा दैट विल बी नोन एज द रिजल्टेंट। आंधी दो तरफ से आया, ये दोनों यानी कि मेरे को पता है कि कितना से आया, कितना एंगल पर आया ये भी मेरे को पता है, यानी ये पता है। फाइनली हम किधर फेंका जाएंगे पता है, ना इधर फेंकाएंगे ना इधर फेंकाएंगे, कहीं बीच में चले जाएंगे। ये तो दिखता है, सच में बीच में फेंकाएंगे, सच में फेंका जाएंगे लेट। तो जिधर हम फेंका गए ना दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट फोर्स, कि फाइनली हम किधर फेंका गए। यहीं पर देखिए ये तो हुआ आंधी और फेंकाने का कॉन्सेप्ट, सच में हम फेंका गए। कितना एंगल पर फेंकाएंगे तो हॉरिजॉन्टल से लेट कितना एंगल पर फेंकाए हैं ये हमको नहीं पता, ये भी हमको नहीं पता, यानी यही दोनों हमको कैलकुलेट करना रहेगा। तो इसके अंदर ट्रायंगल घुस जाता है, तभी पता चलता है कि अच्छा हम छत पे खड़ा है और आंधी इधर से भी आ जाए और आंधी इधर से भी आ जाए, दोनों के बीच को एंगल हो, हम किधर फेंका जाएंगे, उसके अंदर ट्रायंगल लॉ है। अब वो अगर दिमाग में पता चल गया तो सारे अंग्रेजी जो भी लिखा है, जो नहीं बुझा रहा सब याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। इसको मैं जरा यहाँ पर पिक्चर बनाता हूँ, एक फोर्स इधर और देखिएगा एक फोर्स बच्चों इधर, दूसरा फोर्स है इधर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हमको पता है कि आंधी ऐसे आता है, तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं उधर से आंधी आ रहा था एकदम लेजर जैसा, एकदम एगो बीम जैसा आता है, यहीं पर आंधी लगेगा, ऐसा है क्या?
आंधी आता है तो पूरा आता है ना बच्चों, यहाँ 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 सारे जगह पे। तो इसलिए तो कहते हैं चाहे यहाँ बना दो और चाहे यहाँ बना दो, पैरेलली शिफ्ट कर दो वेक्टर्स को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं भी वो बताता है कि भाई आंधी ऐसे आ रहा है, तो चाहे हम यहाँ बनाए चाहे हम यहाँ बना दे F2 को, चलेगा। तो अब इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये एंगल देखो थीटा है, पैरेलली शिफ्ट करने से चेंज एंगल नहीं होता है बच्चों, मैंने सब पढ़ा दिया पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। तो रिजल्टेंट किधर है? रिजल्टेंट हम इधर फेंका गए, तो रिजल्टेंट हम यहाँ फेंका गए, दिस इज द रिजल्टेंट। देखो गौर करके, एक राइट मतलब राइट छोड़ो, एक ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बना है? दिस इज F1, दिस इज F2 और रिजल्टेंट हम इधर फेंका गए तो दिस इज FR। कितना एंगल पर फेंकाएंगे? लेट बी अल्फा। तो ये हमको नहीं पता और ये हमको नहीं पता, गिवन गिवन गिवन, एक ट्रायंगल बन जाता। और इसी ट्रायंगल के अंदर ना हम सारे कुछ सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या है? तो पता चला कि अच्छा ये एक्चुअली में फेंकाने वाला कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रायंगल घुसा हुआ है, तब इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। अब क्या है, जो F1 वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, अब इसको अलग तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। हमको पता है इसको टेल, इसको हेड, फिर इसको टेल, इसको हेड, तो टेल से हेड, फिर टेल से हेड, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं बच्चों कि इसका हेड जहाँ खत्म होता है दूसरे का टेल चालू होता है, तो हेड टू टेल मेथड ये कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड टू टेल मेथड। एक का हेड खत्म दूसरे का टेल चालू। एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक। एक और चीज, जब ऐसे लिखा रहे ना वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ये क्या है? देखो हेड से फिर मतलब एक का हेड खत्म दूसरे का टेल चालू, फिर हेड खत्म फिर दूसरे का टेल चालू, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? हेड, छोटा छोटा चीजें पहले समझ लो सब है क्या, हेड टू टेल मेथड ये है। और जब इस तरह से लिखा रहेगा तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर इन द सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? सेम ऑर्डर में है, हेड से टेल, फिर हेड से टेल, फिर हेड से टेल, तो सेम ऑर्डर में है। लेकिन अगर ऐसा हो लिखा हुआ, लिख लीजिए इसको बढ़िया से, चलिए नेक्स्ट पेज में ही बता देता हूं। अगर ऐसा हो बच्चों, ये इधर और ये इधर हो, यानी हेड हेड टकरा जाए, कोलिजन हो जाए, तो हम लोग इसको बोल देंगे पता है क्या? ऑपोजिट ऑर्डर में ये है। कैसा ऑर्डर में है ये? ऑपोजिट ऑर्डर में। कहीं ऐसा हो कि इसका टेल और इसका टेल, देख लो टेल टेल टकराया हुआ है, हेड हेड टकराया हुआ है, सीरियल वाइज में नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे कि ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ट्रायंगल लॉ के अंदर देखो तो हमको समझ में यहाँ आता है कि टेल के बाद हेड, फिर इसका टेल के बाद हेड, यानी कि ये दोनों F1 F2 कैसा है? ये दोनों सेम ऑर्डर में है। कैसा ऑर्डर में है? ये सेम ऑर्डर में है। लेकिन जैसा ही इसका हेड आता है, रिजल्टेंट जो लिखा हुआ ना वो गजब तरीका से है, हेड हेड टकरा गया। तो भाई टकरा गया यानी ये जो है ना ये सेम ऑर्डर में नहीं है, टेल टेल टकरा गया, तो ये सेम ऑर्डर में नहीं है। इसको बोलेंगे किस तरह से है? ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। ठीक है। अब जैसे फोर्स से बच्चों ये चीज समझ में आता है कि एक आंधी इधर चला, एक आंधी इधर चला, हम रिजल्टेंट फेंका गए इधर, तो आंधी का कॉन्सेप्ट एक डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि वेक्टोरियली है, चाहे फोर्स से समझो चाहे डिस्प्लेसमेंट से समझो। एक आदमी यहां से जाए यहां कुछ मीटर तक, फिर एक आदमी यहां से चले जाए यहां कुछ मीटर गया, लेट S1 डिस्प्लेसमेंट है, लेट मतलब जो भी है ना वेक्टर है। तो सवाल है कि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनली यहाँ था, तो इनिशियली कहाँ से कहाँ तक वो चला गया? तो बोले भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो बोले यहाँ था, फाइनली ये यहाँ चला गया, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे बच्चों? फाइनल। यानी इसको हम कह सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये देख लो, तो चाहे आप फोर्स से समझो और चाहे डिस्प्लेसमेंट से समझो, ये न्यूमेरिकल सारी चीज से बनता है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल घुस जाता है। दिस टू आर इन द सेम ऑर्डर, दिस टू गिवन होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो नहीं पता होता है, तो उसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि कितना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और किधर होगा। किधर का मतलब बताओ कि किधर, अल्फा। और एक वेक्टर को जब एक्सटेंड कर देते हैं तो ये हो जाता है मेरा एंगल बिटवीन वेक्टर S1 एंड वेक्टर S2। सारे कुछ क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या है और एनालिटिकल क्या है। वाह बहुत बढ़िया। एक बार समय लगा बच्चों ज़िंदगी में, एक के बार लगेगा, लेकिन फिर 2 साल तक 11-12 में कभी समय नहीं लगेगा इसके लिए, सारे चीज़ सीख जाएंगे। अब पढ़ते हैं।
बोलता है कि ग्राफिकल मेथड क्या है कि व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, का मतलब कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड हो, मतलब कितना का आंधी आ रहा, कितना फोर्स, इन डायरेक्शन वाइज भी, एक इधर एक इधर, बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो साइड ट्रायंगल का बन गया है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, टेकन इन कैसा ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ग्राफिकल, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पढ़ लो बच्चों अंग्रेजी जरा, अब समझ में आएगा। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, कैसा ऑर्डर होना चाहिए, taken in the same order, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction, resultant का भी magnitude and direction होगा अल्फा एंगल पर by the third side of the triangle taken in the opposite order। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं बच्चों कि यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ से चले यहाँ, तो फाइनली कह सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यानी कि रिजल्टेंट जो है कैसे बोले, पहले चलो A फिर चलो B, तब पहुँच जाएंगे यहाँ से वहाँ। यही हो गया ग्राफिकल मेथड का जो है ना उसको लिखने का तरीका, बहुत छोटा चीज़ हो गया। तो सिंपल एकदम जो है ना, कैसे करोगे, पहले बोलोगे व्हेन टू वेक्टर्स बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। स्पीड में रट लो बाद में, लेकिन ठीक है, शुरू में नहीं। अब ग्राफिकल से ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ओ पेज खत्म ही नहीं हो रहा है, हाँ ठीक। क्या कह रहा है, ABCD is a parallelogram and AC and BD are its diagonals, prove that AC प्लस BD इक्वल टू 2BC। देखते, एक पैरेललोग्राम है इस तरह से। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो एंड इक्वल हो, इक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज और पैरेलल हो। तो ABCD बन गया, बोला है AC एंड BD आर डायगोनल, तो A से C तक हो गया बच्चों डायगोनल, B से D भी हो गया क्या डायगोनल। सिर्फ और सिर्फ हमको ट्रायंगल लॉ, बस ट्रायंगल लॉ मतलब एक चले इधर चले इधर, तो देख लो भैया शुरू से लेकर के लास्ट तक चले गए किधर, लिखना है। पहला में देखिए AC प्लस BD हमको लिखना है किसके रूप में, 2BC के रूप में, मतलब प्रूफ करना है BC के रूप में। तो BC कौन है भाई, ये मेन है, अब हमको इसके रूप में रिप्रेजेंट करना है। AC वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, A से C, तो ना डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से चलते ताकि जल्दी समझ में आए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, कैसे जाएंगे, तो पहले चलेंगे इधर फिर चले इधर, तो पहुँच गए वहाँ। तो यानी AC इक्वल टू कैसे लिख देंगे बच्चों, तो लिख देंगे A से चले B और फिर B से चले कहाँ C, इधर इधर, तब पहुँच गए वहाँ BC वेक्टर। देख लो A से चले B, B से चले C, तो पहुँच गए A से C, एकदम ना जो ज्योमेट्रिकली पढ़े। BD वेक्टर को कैसे लिखोगे, जैसे भी लिखना है उसमें BC आना चाहिए। तो भाई BD वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, तो B से लेकर के D जाने का एक तो इधर से भी रास्ते हैं और एक उधर से भी रास्ता है, जा तो सकते हैं, तो हम लिख देते हैं किधर से भी चलेगा, चलो उधर से ही चल देते हैं, है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, BC प्लस CD, कैसे लिख देंगे, BC प्लस हो गया CD। अब बस इसको जो है ना किसी तरह से सारी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दे। BC और BC तो आया हुआ है, तो ये तो हो गया। AB और CD को क्या करे भाई, तो बोले व्हाट इज AB और CD। देखिए AB है ऐसे और CD है ऐसे, तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर याद करिए, हम जितना जिंदगी में बढ़ेंगे आगे, लोग दुनिया उतना ही नेगेटिव बोलेगा पीछे की ओर पैर खींचेगा। तो ये है AB है राइट साइड ऐसे, CD है इधर, तो ये दोनों भैया इक्वल तो हो ही नहीं सकता है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। लगा दो एक माइनस साइन, दोनों सेम हो गया। CD है इधर लेकिन लगा हुआ माइनस, तो उसका भी डायरेक्शन इधर हो गया। AB ये भी इधर हो गया, यानी बोथ आर इक्वल। तो जहाँ AB दिख रहा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, माइनस CD। जहाँ AB दिख रहा है वहाँ लिख दो माइनस CD। तो प्लस BC प्लस BC
प्लस सी डी। तो यहाँ देखो माइनस सी डी प्लस सी डी चला गया, आंसर आ गया कितना 2BC। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया देखो पहला। नेक्स्ट अगर बी पार्ट हमको बोले बच्चों प्रूफ करने के लिए क्या बोला है भाई, AC माइनस BD को कैसे लिखेंगे, लेकिन AB के रूप में लिखना है। कोशिश करते हैं। AC A से लेकर के C किसके रूप में, AB के रूप में लिखना है, यानी मेन अब मेरा ना ये वाला पिक्चर में आना चाहिए, AB AB AB। ठीक है, लिख दीजिए AC। बच्चों ट्राई करो अपने से जरा, ऐसा क्वेश्चन है मैं DPPP के अंदर भी डालूंगा, 1-2 क्वेश्चन तो बनाएंगे वहां पे। AC A से जाना है C, उसके अंदर ये आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, A से चलो B, B से चलो C, लिख देते हैं। A से चलो B और फिर B से चल जाओ C, पहुंच गए माइनस BD, B से D। अब उसके अंदर AB आना चाहिए प्रूफ करने के लिए, मेरे को बोला है। तो कैसे चलेंगे BD, तो बोले B से चलो A, A से चलो D, तो B से आओ A और A से चलो D, तो हम पहुंच गए B से D। अब इसको जरा खोल खाल करते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं बच्चों। किसके रूप में, AB के रूप में रहना चाहिए। तो देखो गौर करके यहाँ पर मेरे पास है AB, यहाँ है माइनस BA, AB और माइनस BA। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो AB है ना और जो BA है ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकता है। AB है इधर, BA है इधर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है AB AB, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। लेकिन अगर माइनस साइन लगा दे तो दोनों फिर से क्या हो गया बच्चों, सेम। AB भी इधर और BA है इधर, लेकिन माइनस लगने के कारण उसका भी डायरेक्शन क्या हो गया इधर, दोनों नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है। लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ माइनस BA है ना वहाँ AB लिख देंगे, चल जाएगा। ठीक है, अच्छा और हमको रखना क्या है, AB, यानी AB रहना चाहिए, AB तो रहना चाहिए। ये BC और AD का क्या है भाई, कुछ कुछ है क्या व्यवस्था, BC और AD। BC किधर है, BC है इधर, AD है इधर। तो हम जानते हैं कि जो AD है ना और जो BC है ये दोनों इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन सेम, इसका भी डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो जहाँ AD लिखा हुआ है वहाँ हम BC लिख सकते हैं, जहाँ BC वहाँ AD लिख सकते हैं। तो जरा लिखते हैं यहाँ पर, AB तो रहने देना है, BC के जगह पर क्या लिखते बच्चों, AD लिख दो। ये है माइनस BA, देखो तो पहले खोलते हैं, ये माइनस BA माइनस AD, ब्रैकेट खोल दिए। अब लिखने का कोशिश करते हैं। देखो AB और माइनस BA, तो भाई जहाँ माइनस B है ना उसके जगह पर AB छाप देंगे। तो दिस इज AB, AD प्लस AD माइनस AD कट ही गया, माइनस BA के जगह पर लिख देंगे AB, तो ये आ जाएगा कितना AB। देखो जहाँ माइनस B है वहाँ AB लिख दो, तो AB प्लस AB कितना आ जाएगा 2 टाइम्स AB। ये हो गया बच्चों प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो बस यही है, डायग्रामेटिकली जो है ज्योमेट्रिकली हमको प्रूफ करने आना चाहिए। चलते देखिए अब डिस्प्लेसमेंट वाला पढ़ते हैं। ए मैन मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। भाई ईस्ट डायरेक्शन किधर होता है, तो हम जानते हैं दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ऊपर नहीं है नॉर्थ, नजर के सामने, याद है नजर के सामने जिगर के पास। ये जो नॉर्थ है ऊपर नहीं है, यानी कि मुड़ी तरफ नहीं है, किधर है, मेरे सामने है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पीछे साउथ। ठीक है, ऐसे आई कैप जे कैप के कैप के रूप में भी आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं। ए मैन मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो भाई वो 10 मीटर चला किधर, ईस्ट डायरेक्शन के तरफ सबसे पहले। देन 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ किधर है, यहाँ पर पेज में अंदर नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ऊपर बनाते हैं, तो बोलते हैं कि ऊपर। यही ऊपर बोलते बोलते जो है ना 11th में क्या हुआ, नॉर्थ किधर होता है, ऊपर। तो सर बोलते थे क्लास में, नॉर्थ किधर होता है बच्चों, तो हम लोग सब बोलते सर ऊपर। अरे भाई ऊपर होता ही नहीं, ऊपर बोल करके यहाँ मैंने बोर्ड पे दिखता है ऊपर, तो वैसे ऊपर सबको बोलते थे जोश में, वाह लगता था ठीक कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, गलत हो जा रहा है आगे चल करके। ऊपर नहीं है, अब बोर्ड के अंदर है, सामने, तोड़ नहीं सकते बोर्ड को, इसीलिए ऐसे बनाते हैं। देन 20 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर चल के यहाँ पहुँच गए, चले थे यहाँ से पहुँच गए यहाँ। पूछता है फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यानी खट से यहाँ बना दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, कितना एंगल पर जाएगा। देखिए डायरेक्शन ना यूनिट वेक्टर से भी निकालते हैं बच्चों और एंगल से भी निकालते हैं, क्योंकि एक बार पता चल गया था कि 10 मीटर इधर इधर कितना एंगल, अगर कोई बोलते 30 डिग्री तो 30 डिग्री पे जा रहे हैं, तो पता चल गया ना कि 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से इधर जा रहे होंगे। कोई भी एंगल नापते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल से ही, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में है।
तो कितना एंगल पर जाएगा ये भी जरूरत पड़े तो निकाल लो। ऑप्शन में देखते हैं जरा, तो tan इनवर्स ऐसे लिखा और कितना मीटर मीटर मीटर, यानी कि डिस्टेंस भी बताओ। तो वहाँ से देखे ये है 10 मीटर, यह है 20 मीटर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और यह अल्फा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, लाल कलम से लिखे थे पीछे के लेक्चर्स में, तो भाई दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो दोनों, तो क्या करें 10 का स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया 100 प्लस 2 दूनी 400, 400 एक कितना आ जाएगा 500। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 गुना 100, तो ये 100 का 10 आ जाएगा बाहर, और √5 है तो √5 रह गया, हेंस इतना मीटर हो जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ट्रायंगल लॉ आता है ना तब समझ में आया, यार आंधी आके उड़िया गए हमको लेके कहीं चला गया, तो कॉपी कलम में ट्रायंगल बनाते रहेंगे और उड़ते भी रहेंगे ठीक है, छत पर से जैसे ना रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा तो छाता लेकर के क्या करना है, कॉपी किताब लेना जरूरी है, ना कॉपी ले लिए पेन ले लिए छाता लेकर दौड़ जाएंगे रोड पे, रेन मैन समझ में आ जाएगा। रिवर बोट पढ़ाएंगे आगे तो क्या करना है, तो बोले वाह सर उसमें लेके रोड पे दौड़ा दिए, तो इसमें लेके नदी में कूदा दीजिएगा, और क्या, तो कॉपी और कलम लेके नदी में कूद जाएंगे, नहीं तो स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे, नहीं तो कहीं साउथ में गए समुंदर घूमने तो समुंदर में कूद जाएंगे, अपने आप रिवर बोट समझ में आ जाएगा कि हम कूदे थे इधर, नदी बहा के लेके चला गया इधर, हम जाएंगे किधर, फिर से ट्रायंगल लॉ वहाँ पर घुसेगा। ठीक है, तो जो मुश्किल है बस यही है। अच्छा डायरेक्शन बोला है, तो डायरेक्शन देख रहे हो, ये 20 बच्चों, ये 10 दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े बेसिक मैथ्स में लगा दीजिए। तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ये दोनों कट गया, आंसर आ रहा है 2। तो tan अल्फा आ गया मेरा 2, व्हाट इज अल्फा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2। tan इनवर्स कितना आ जाएगा 2, इनवर्स में दिया हुआ तो हम उसी में निकाल लेंगे। ठीक है ऐसे, तो tan इनवर्स 2 बच्चों कहीं दिख रहा है, 10√5 tan इनवर्स 2 ये दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। डिग्रीज भी निकालने आएगा तो हम उसको निकालेंगे जो ट्रिक सीखे थे पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है चलिए नेक्स्ट, इफ वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ r। सिर्फ ज्योमेट्रिकल अभी पढ़ रहे हैं, तो 3i कैप प्लस 4j कैप का मतलब क्या होता है भाई, ये है वेक्टर, और व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। पॉइंट सब कोई को समझ में आता है, बचपने से पढ़ रहे हैं, वेक्टर नहीं समझ में आता है 11th में पढ़ रहे हैं, जबकि दोनों होता है एक चीज, यानी कि समझ में सब कोई को आना चाहिए। कहने का मतलब व्हाट इज वेक्टर, इट इज ए पॉइंट, यानी कि 3,4 एक पॉइंट है, वहां पर पहुंचने का डिटेल्ड रास्ता है जो हिंदी में लिखे थे, तो दिस इज 3,4 एक पॉइंट है, ऑरिजिन से उस पॉइंट पर पहुंचने का एक डिटेल रास्ता है, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर। भैया ओ से लेकर के पॉइंट पी तक हम पहुंच गए। बोला क्या निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इसको रजिस्टर किया जाए, लाल कलम से लिख करके वो बॉक्स बनाया जाए कॉपी के अंदर कि मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। कितना मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वेक्टर आर, यहाँ पर r लिखा हुआ है, तो हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा बच्चों 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, आंसर आ जाएगा 16 9 25, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर। पता है चाहे ऐसे लिखूं ठीक ठाक है, यानी आंसर देखो ऑप्शन बच्चों 5 5, ये दोनों में से कोई ना कोई है। अब हम बोलते हैं कि डायरेक्शन बोला, डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, वो भी डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पर यूनिट वेक्टर मैंने एंगल्स में लिखा हुआ है, एंगल निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर एंगल क्या होगा, तो देखो जो भी थीटा या अल्फा एंगल है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दोनों गिवन है, तो अक्सर हम लोग tan निकाल के ही बनाते हैं। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया था कि अभी मेरे को आधा घंटा ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ाना पड़े, अभी मेरे को फिजिक्स पढ़ाना है अब, ठीक है। नहीं तो क्या है कि अभी आधा घंटा मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था, यार फिजिक्स कब पढ़ेंगे बच्चों। देखिए क्या ट्रिक सिखाए थे, 3 4 5, तो बोले थे 5 3 तो 53 हो जाता है ट्रिक, और 3 के सामने 3 तो 37 यहाँ हो गया। मेरे को क्या बोल रहा है, tan अल्फा 4/3, तो भाई tan अल्फा 4/3 मतलब क्या, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर हो 4
तो ये परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाला जो साइड होगा तो यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो पता चल गया परपेंडिकुलर इसके सामने ये कौन सा एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। अल्फा हो जाएगा कितना 53 डिग्री, क्योंकि देखो ये tan 53 होगा। बहुत हाईलाइटेड ट्रायंगल है 3 4 5, तो 53 डिग्री आ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना डिग्री 53 डिग्री। तो क्या बोल देंगे 53 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस मतलब डायरेक्शन मतलब कि आई कैप। तो यहां देखिए क्या है 53 डिग्री विथ आई कैप, 37 डिग्री विथ आई कैप, दोनों दे दिया है ताकि जो रट करके आए तो हो सकता है वो गलती कर दें, लेकिन दिमाग अलग तरह से अगर बैठा हुआ है, याद भी करना हो ना तो उसका एक ट्रिक हो जो जिंदगी भर ना भूले। जैसे 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 जिंदगी भर ये कैसे कोई भूल सकता है भाई कि 5 3 मतलब 53 होता है, ये भूल के तो कोई दिखाए। अब 3 के सामने 3, कितना अच्छा दिमाग में चीज बैठा हुआ, जैसे ट्रिक है तुरंत कर ले, हो गया। तो ये रहा बच्चों सवाल बनाने का तरीका, हर जगह पे बेसिक मैथ्स काम आएगा। अब आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह और सारे चीज निकालना क्या है, दो ही चीज, एक आंधी इधर भगवान चलाए, एक आंधी इधर हम फेंका गए कहीं और, बताओ कितना से और किधर फेंका है, ये दो चीज, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है और कितना एंगल पर फेंका है, ये दो चीज पूछना मतलब बनाना रहता है। चलिए तो हम क्या करें, लेट दिस बी वेक्टर ए, एक वेक्टर ए हो गया इस साइड डायरेक्शन बना दिए, वेक्टर बी ट्रायंगल लॉक कर रहे हैं बच्चों, तो वेक्टर बी इस साइड हो गया, लेट इट बी इतना, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कितना एंगल है दोनों के बीच, एंगल थीटा। पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के ये वाला एंगल नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करो, खींचो, याद है खींचो खींचो, तो दोनों उसके दोनों बीच का जो होता है वो एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर से। रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट होगा इधर, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, वो कितना एंगल पर होगा, दैट इज अल्फा। अच्छा हम कुछ भी बच्चों कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो टेढ़ा ट्रायंगल बन गया है भाई, तो टेढ़ा ट्रायंगल से तो कुछ होता नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ताकि हम साइन कॉस टेन क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स लिख करके 3 लेक्चर देखें तो सब समझ में आया कि भाई ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री, तब हम जाकर के कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे ना। टेढ़ा ट्रायंगल से क्या करेंगे बच्चों, तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का कोशिश करते हैं। बोलो सर क्या कर रहे हो यार, ये समझाओ बच्चों। ये गिवन है, हमको निकालना है कि कितना से फेंकाएंगे और किधर फेंकाएंगे, आंधी चला तो ये दोनों मेरे को चाहिए। क्या क्या चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और अल्फा चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा क्या है गिवन। तो ये पैरामीटर समझ में आना चाहिए क्या क्या है। क्या करें हम इसको, तो भाई इसको ऐसा करो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इसको प्रोड्यूस करके ऐसे 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 एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। देखो जरा 90 डिग्री यहाँ पर कर देते हैं। बोले सर क्यों किए, बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए जो है ना इस तरह से। अब ऐसा हो गया तो हो गया, बड़ा बढ़िया बन गया। अब यहाँ से हम सारी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब ये तो ब्लैक वाला जो बना है यहाँ से यहाँ तक जो है ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ए लेंथ का है, यहाँ से यहाँ लेंथ है बी, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं यानी कि मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड है आर। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना है ना तो मेरे को ये डिस्टेंस नहीं पता कितना है और ये डिस्टेंस कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन बी है ये पता है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना हाइपोटेनियस मेरे को गिवन है, वो कोई थीटा है तो ये कोई बता दे। ये फिजिक्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वेक्टर्स के अंदर यहाँ आया यानी कि 18 चैप्टर्स के अंदर आएगा, जरूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं। पूरा 11 12 फिजिक्स में कोई भी चैप्टर ले लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क पावर, रोटेशन, हर जगह पे जरूरत पड़ेगा। तो भाई इसका ऑपरेशन क्यों नहीं यही कर ले। देखिए जरा कुछ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, लेट कोई हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5। मेरे को निकालना यहाँ रहता है पता है क्या, फाइंड ए बी एंड बी सी, ये दोनों मेरे को निकालो। तो हाइपोटेनियस है 5। एक बार करते क्या है, पहले जड़ सीख लेते बच्चों, फिर आपको ट्रिक्स जो है ना बैठा के दिमाग में रटवा देंगे। पहले करते हैं क्या, साइन थीटा निकालिए कि क्या होगा, और उसके बाद निकालेंगे कि कॉस थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, P/H, कॉस थीटा क्या होता है, B/H। ठीक, साइन थीटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, वो नहीं पता है, परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेनियस कितना है 5,
कॉस थीटा, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये होगा बेस, बेस मेरा है BC, हाइपोटेनियस है 5। बोलो सर क्या क्या कर क्या रहे हो यार, जरा थोड़ा सा और फीलिंग बताओगे, पता नहीं चल रहा है यार, आप लिखते जा रहे हो साइन कॉस। ठीक है, हमेशा बच्चों पूरा फिजिक्स में ना एक राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, एकदम बढ़िया से कान खोल करके सुन लीजिए बढ़िया। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाइपोटेनियस दिया ही रहता है पूरा फिजिक्स में, ठीक, ये तो समझ में आ गया। परपेंडिकुलर और बेस नहीं दिया रहता है, तो हम करते क्या हैं, मेरे फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ता है, इसका ही यूज करके ये निकाल लो और इसका ही यूज कर करके ये निकाल लो, ये निकालना पड़ता है। तो हम ये दोनों निकाल रहे हैं, किसके रूप में, ये दोनों के रूप में, थीटा और हाइपोटेनियस। देखते हैं कि क्या होगा। तो AB यहां से आ गया मेरा 5 साइन थीटा, और यहां से BC आ गया मेरा कितना, 5 कॉस थीटा आ गया। देखिए हाइपोटेनियस और थीटा के रूप में। अब जो आया मैं वहां लिख देता हूं, AB कितना आया, 5 साइन थीटा, ये आ गया 5 साइन थीटा, और ये वाला आ गया 5 कॉस थीटा आ गया। बाहर लिख देता हूं ताकि जो है ना थोड़ा सा, क्या आया है ये, 5 साइन थीटा। ये कोई डबल लाइन ऐसी है ना, ऐसे 5 साइन थीटा 5 कॉस थीटा। अब देखो जैसे ही ये आया तो हम यहां से एक ट्रिक बना लेते हैं कि अगर ये होता है 5, कैसे आया, रीजन पता है, ट्रिक बनाते हैं। जिधर थीटा सटा हुआ रहे ना बच्चों, उधर आ जाएगा कॉस। बोलो मेरे साथ साथ, जिधर थीटा सटा हुआ रहेगा ना, उधर आ जाएगा कॉस। तो थीटा के सामने ऐसे भी जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, यानी कि थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब है साइन, तो थीटा के सामने साइन आ जाता है, और जिधर थीटा सटा हुआ होता है उधर कॉस आ जाता है। अगर यहाँ पर रहता अनिल कुमार और ये रहता थीटा, तो ये साइड क्या हो जाता, थीटा सटा हुआ, तो अनिल कुमार कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, इधर क्या हो जाता, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी अनिल कुमार साइन थीटा। अपना अपना नाम लिख करके बना लीजिए ताकि जिंदगी में कभी दिक्कत ना हो। अब देखिए कितना मजा आएगा। ये है थीटा, ये है बी, थीटा सटा हुआ है, सटा हुआ तो बी कॉस थीटा कैसे हो जाएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि सटा हुआ है भाई। तो ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, थीटा सटा हुआ है तो बी कॉस थीटा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, हाइपोटेनियस के रूप में निकाले। हुआ क्या, ये टोटल डिस्टेंस जो है ना मेरे को पता चल गया कि क्या है, यहाँ से यहाँ, दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा टोटल। देख लो जरा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो हम क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल, सर फिर से बताओ सर क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूँ रिजल्टेंट का। थीटा ए बी पता है, तो इसके रूप में देखो बी और थीटा सब पता है, ये बेस देखो ए बी थीटा सब पता है, तो पता है तो नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके धड़ाक से निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन पूछेगा अल्फा, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, देखो धड़ाक से राइट एंगल ट्रायंगल बना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, तो tan अल्फा निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकल जाता है। चलते हैं आगे, यहां देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सही लिखा हुआ है क्या, ठीक। तब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालिए। क्या होगा, तो बोले देखिए ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, यानी कि आर, डायरेक्ट लिख दो बच्चों क्या, आर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर, यानी कि मैं ना एक बार लिख देता हूँ नहीं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या कर रहे हो सर। ए सी इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, देखिए बी सी स्क्वायर, या फिर ए बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर। अब ठीक है, ए सी है मेरा आर, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, रूट अंडर ए बी क्या है टोटल यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी सी है मेरा बी साइन थीटा, तो यहाँ पर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लो। निकालते हैं क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर ये इसका होल स्क्वायर बच्चों क्या करे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
यानी कि हम इसको अब ये लिख चुके, आप लिख लो, ठीक है, मैं मिटा करके नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ताकि अगर हम यहाँ देखें तो ए स्क्वायर अकेला तो ठीक है, यहाँ पर है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ दोनों से अगर कॉमन निकालोगे कितना, बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा कॉमन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बचा मेरे पास 2ab cos थीटा। डरिएगा मत, बहुत आसान है। अब आसान लगता है, लेकिन क्या करें ना, फर्स्ट टाइम तो डर लगबे करता है। मैं कितना भी बोलूँगा फिर भी आप डरोगे। थोड़ा थोड़ा डर भी लो, है ना, थोड़ा थोड़ा डरना भी चाहिए। पूरे डरने लगेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। भाई डर ही नहीं लगता फिजिक्स से, थोड़ा थोड़ा डरना भी चाहिए। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस क्या बचा 2ab cos ऑफ थीटा। तो ये देखो फाइनल जो है ना मेरा सॉल्व होकर के आया है। आर जो नहीं पता था ना, वो किसके रूप में आ गया, ए बी और थीटा के रूप में आ गया। जो सब कुछ हमको पता होता है कि भगवान ने किधर किधर आंधी चलाया और कितना एंगल पर चलाया था, तो हम कितना से उड़िया जाएंगे। तो दिस इज आर। बड़ा बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना दूर तक तो पता ही होता है जनरली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एगो चीज पिक्चर में आ गया है। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों, डायरेक्शन का मतलब होता है कि कितना एंगल पर हम उड़ियाए हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी थोड़ा आसान लग रहा होगा, अब ठीक लग रहा होगा मेरे ख्याल से। देखिए तो tan अल्फा जो है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरे को अल्फा निकालना कितना होगा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बेस क्या है, ए बी। इतना चीज़ नया नया 11th में आ जाता है, इसीलिए फिजिक्स से डर लगने लगता है कि सर जिस दिन पढ़ाते हो यार 6-7 वो नया नया चीज़ आ जाता है, फिर एक लेक्चर ले तो फिर 6-7। इतना तो 10th में था नहीं, 2 लेक्चर पढ़े पता चला पूरा 10th खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तभी तो मज़ा है, हर दिन जो है ना नया नया रोमांच होना चाहिए। ऐसे क्या पता चला ये वो खाली A4 एप्पल पढ़ करके पूरा ज़िंदगी थोड़ी नहीं गुजारेंगे। देखिए बी सी क्या है भाई, बी साइन थीटा, और इधर क्या आ रहा है बच्चों, ए बी। ए से लेकर के बी तक देखोगे तो ये आ रहा है ए प्लस बी कितना कॉस थीटा। तो ये मेरा हो गया क्या, tan अल्फा। जो हुआ सो हुआ। यहां पर सवाल क्या है ना, एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ट्रिक मैं आप लोग को याद कराने का कोशिश करता हूं। यार ये सब याद ही नहीं रहता है मेन, है ना। अब क्या है कि पढ़ा करके मैं छोड़ दूं, बोलूँ चलो चलते हैं आगे, तो पता चला कल पूछें तो पता नहीं क्या था, इधर कॉस था कि साइन था, वो भगवान जाने, सब होच पोच हो जाता है। ट्रिक बनाते हैं। जब भी मैं tan अल्फा बोलूंगा तो ये तो पता है tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस का मतलब होता है जमीन। बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जमीन। हाइट्स एंड डिस्टेंस जो है ना, जो मैथमेटिक्स में यार, उसमें तो खाली जमीन कर करके एक लाइन में 5-5 लाइन का सवाल जो है सब एक लाइन में बन जाता है, दन सिर्फ जमीन बोल करके। tan अल्फा देखो क्या है, tan अल्फा ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो बेस में पहले से तो ये था ही, तो भाई पहले से तो हम बोले ए तो था ही, लेकिन एक बी ना ऊपर ऐसे उठा हुआ है। बी कितना एंगल पर उठा हुआ है, थीटा पर। अभी सिखाए थे, जैसे उसको जमीन में गिराते हैं ना धड़ाक, तो जिधर थीटा सटा हुआ होता है ना, तो उसको अगर गिराओगे इधर तो बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या बोले सर, मैं ये बोल रहा बच्चों कि यह है 5 और यह है थीटा। तो सिखा चुके कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थीटा सटा हुआ होता है, तो धड़ाक से 5 कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ से एक पिक्चर दिमाग में नहीं बन सकता है कि मान लीजिए मैं बोल दूं एफ और यह है थीटा, बोलो बच्चों ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये थीटा सटा हुआ है ना, तो धड़ाक से इधर एफ कॉस थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एफ कॉस थीटा। परपेंडिकुलर बोलेंगे एफ साइन थीटा। यही चीज मेरे पास अभी आया हुआ है, दिस इज बी और दिस इज थीटा। तो बस जो ऊपर हो मैं बोलूंगा नीचे गिराओ, तो बोले ओ थीटा सटल है तो बी कॉस थीटा। तेज तो बनेंगे, तब जाके बाद में बोलूंगा कि भाई परपेंडिकुलर क्या होगा, तो भाई एगो कॉस हो गया, तो परपेंडिकुलर खड़ा जो ऐसे वो कौन होगा, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। तो इसको हम लोग लगाते हैं। देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस मतलब जमीन, ठीक है, जमीन, हाँ फ्लैट। जमीन में कौन है भाई, पहले से ए है, लेकिन एक और है, कौन, तो बोले देखो गिराते हैं, बी है ना, ये थीटा, गिराओ जमीन में धड़ाक से, तो बी कॉस थीटा। तो भैया बी कॉस थीटा तो और जमीन में आ गया। अब जमीन में बी कॉस थीटा आ गया, तो परपेंडिकुलर में कौन होगा, बी साइन थीटा। इसके सामने ऐसे अगर बोलोगे ना, तो यही चीज जो हो सकता है कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हो ना, तो मात्र आगे वाले 10-15 को यस सर समझ में आता है, भैया हम लोग पीछे बैठे वाला को बुझा ही नहीं रहा है,
कि आज तो बुझा गया बाई चांस किसी तरह कर, कल पूछ दे सर कि क्या होगा तो हम लोग को क्या पता क्या होगा। ऊपर कॉस भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। आगे वाले जो रहते हैं उसके लिए हो सकता है कि रट लिया हो, अच्छा से समझ में आ गया हो। हाँ, हम लोग को नहीं पता भाई, हम लोग छठा बेंच में बैठने वाला आदमी है, गायब हो जाता है। तो कमजोर स्टूडेंट है, जरा दिमाग लगा के तेज बनते हैं। क्या बोले बच्चों, जमीन में पहले से कौन है, ए। ऊपर कौन है, ऊपर जो भी उसको धड़ाक से जमीन में गिरा, कॉस। तो फिर इधर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन। कभी भूल के दे दिखाइएगा जरा। कोई बोलते हैं ना सर मेरे को तो याद ही नहीं होता, मैं बोलता हूं भूल के दिखाओ। चलिए अब जैसे हम लोग समझें कि दो चीज मेरे पास आ चुका है बच्चों, दो वेक्टर के बीच कोई एंगल थीटा होता है। केसेस में क्या है, केस वन, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी कि थीटा इक्वल टू क्या है, 0। तो अभी हम पढ़े कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये रिजल्टेंट ऐसे जाता था, है ना, जाता था रिजल्टेंट ऐसे। ये वेक्टर बी बोलता है कि अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा जो है वो 0 हो जाए तो क्या होगा। तो अभी हम एनालिटिकल पढ़ रहे हैं ना, तो एनालिटिकल से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यानी क्या है, ये रहा है कि दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर बी भी जो है ना वो इधर ही हो, ताकि दोनों हो गया पैरेलल ही, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0। उठा हुआ नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में। निकालने की कोशिश करते हैं दो चीज। हाँ, आर बराबर होता क्या है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और थीटा मेरे पास है कितना, 0 डिग्री। तो हम क्या यहाँ पर बोले कि डायरेक्ट यहाँ हटा दीजिए, कॉस 0 रख दीजिए। कॉस 0 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ से सिखा चुके, कभी भूल गए ग्राफ बना लो बच्चों। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, ऊपर है तो +1। जिनको नहीं समझ में आया क्या किए, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों देख लीजिए, सारे ट्रिक्स याद हो जाएगा। ठीक, हम लोग को याद नहीं होता, आपको पता है ना, 5th बेंचर 6th बेंचर हो तो याद तो होता नहीं है, तो ट्रिक बना लिया सारे चीज़ को कि कभी ना भूले। ग्राफ बनाओ ऊपर से, cos 0 ऊपर है तो भाई +1, ताकि गलती नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 हो गया 1, तो ये बन गया मेरा क्या, अरे ये तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये होल स्क्वायर, ये रूट है। कैसे लिखते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये रूट का मतलब ही होता है पावर कितना, हाफ। तो ये दोनों चला गया, आंसर आ गया a प्लस बी। तो रिजल्टेंट देखो क्या हो गया, a प्लस बी हो गया है, और होना भी चाहिए। 2 मीटर चले इधर और इधर ही 3 मीटर और चले, तो टोटल चले कितना, तो 3 2 5, तो सेम डायरेक्शन है, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट हमको पता था कि a प्लस बी। लेकिन जरा फॉर्मूलास भी निकाले भाई, सही में a प्लस बी आएगा कि नहीं। तो यहां पर रिजल्टेंट आ जा रहा है बच्चों a प्लस बी। ये जो रिजल्टेंट a प्लस बी आया है ना, ये जो आता है, ये आता है मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा जो होता है ना, cos 0, देखो ग्राफ से देखो, cos का जो वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम होता है +1 और मिनिमम होता है बच्चों कितना, -1। हम लोग सीखे ये सब, सारा चीज सीख दी, इसीलिए तो शुरू में पढ़ाए थे, पता था कि बीच में आएगा। यह है 0 डिग्री, ठीक है। कॉस देखो, cos 0 जो होता है ना वो +1, ये जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, और cos 180 अगर बोले तो ये होता है -1, ये होता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम -1 कहाँ पे होगा, ये मैक्सिमम। देखो 90 डिग्री, ये वाला कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे ग्राफ किधर चला गया, नीचे, और 0 डिग्री पे ग्राफ किधर, ऊपर। तो 0 पर मैक्सिमम, 180 डिग्री पे मिनिमम। तो देखो अगर cos 0 ये है मैक्सिमम, इसका मतलब होगा कि रिजल्टेंट भी क्या होने वाला बच्चों, मैक्सिमम। तो अगर, कहने का मतलब क्या है पता है, अगर भगवान ना आंधी चलाएं, एक आंधी मान लीजिए मैं छत पे खड़ा हूं, आया कुछ न्यूटन से बच्चों, ठीक है, ऐसे आया, और भगवान बोले एक और आंधी आएगा, एक और साइक्लोन इसी डायरेक्शन में आएगा, यार तो मैं ऐसा उड़ जाऊंगा जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। एक इधर आए एक इधर आए तो हो सकता है बीच में कुछ उड़ाए, लेकिन दोनों एक के डायरेक्शन में आएगा। एक वो आ जाए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हम तो उड़ गए 100 से, और 500 किलोमीटर प्रति घंटा से एक और आंधी इसी डायरेक्शन में आ जाए, अरे भैया तो हम नजर ही नहीं आएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। कोई बोलेगा अरे रुको अनिल कैलकुलेट करके दिखाओ यार, हम तो उड़ रहे हैं, हमको क्या पता। तो दोनों खतरनाक स्पीड से जाते हैं। सो दिस इज नोन एज द मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन द टू आंधीज कम इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यही हो जाता है बच्चों आर मैक्स, ए प्लस क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा आर मैक्स। हर चीज के पीछे रीजन होता है कि क्यों। देखिए जरा, अब व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब
तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक आंधी चला इधर और दूसरा आंधी भगवान चला दिए इधर, सबसे कम हम लोग को प्रॉब्लम होगा। मतलब भगवान मान लीजिए चला दिए 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आंधी आ गया और 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस साइड आ गया, तो पता है 500 400 ऐसे चला, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने के कारण हम पता है कि 100 से इधर जाएंगे, थोड़ा सा कम 900 से नहीं होगा। तो सबसे मिनिमम हो जाता है जब एक इधर और एक इधर आ जाए, लेस इफेक्ट। बाई चांस दोनों का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो 500 इधर 500 इधर, तब चुपचाप खड़ा रहेंगे। कितनों भगवान आंधी चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है चुपचाप खड़ा रहेंगे, मजा लेते रहेंगे नेचर का ठीक है। तो ये मतलब होता है। जरा मैथमेटिकल देख लेते हैं। a² + b² + 2ab cos 180। cos 180 ग्राफ से अभी देखें -1 होता है, तो ये हो जाएगा cos 180 कितना होता है बच्चों -1, तो ये रूट अंडर देखिए जरा क्या आ रहा है, a² + b² - 2ab, तो ये क्या बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जा रहा है सॉल्व होकर के देखो a - b उसी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, हमको क्या पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर a बड़ा होगा तो क्यों होल स्क्वायर है ना, तो चाहे ऐसे लिखा हुआ इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं b - a का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को क्या पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, लेकिन होल स्क्वायर के अंदर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अगर a बड़ा होगा तो a - b ऐसे बाहर आ जाएगा। अगर b बड़ा होगा, बाई चांस इस साइड वाला आंधी बड़ा इस साइड वाला थोड़ा कम, तो बाहर क्या निकल करके आ जाएगा b - a। तो डिपेंड करता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, a - b भी हो सकता है, b - a भी हो सकता है। तो ये दोनों का जो कंक्लूजन है वो हम लोग क्या लिखते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा ना, जब दोनों हो सकता है बच्चों, तो a - b करके हम लोग ना मॉड लगा देते हैं, और ये जो होता है वो हो जाता है r मिनिमम। क्या हो जाता है मिनिमम 180 डिग्री होने के कारण। a - b सर ई मॉड क्यों लगा दिए, क्योंकि बच्चों दोनों में से कोई भी हो जाए हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। क्या लेना हमको, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर है ना तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमको सिर्फ बाहर पॉजिटिव आना चाहिए रिजल्टेंट। और ठीक है चलेगा, हाँ कोई बात नहीं है। तो आर मिनिमम हो गया कितना, a - b। यही अगर 90 डिग्री पर हो तो मतलब कि एक वेक्टर हो ऐसे और दूसरा वेक्टर हो इस तरह से, है ना, एक इधर आंधी चले एक इधर चले, तो जाएंगे किधर, तो फेंकाएंगे तो ठीक है इसी डायरेक्शन में, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। एंगल कितना है दोनों के बीच, 90 डिग्री। हाउ टू फाइंड, देख लो 90 डिग्री हो गया, यानी मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, ऐसा ही दिख रहा है कि पाइथागोरस लगा के √a² + b² हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन आप निकालिए एक बार जरा, r = एनालिटिकल से a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है ग्राफ से, क्योंकि पता है हम भूल जाते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो पता है cos 90 पे ग्राफ कहाँ आ गया, 0 लाइन पर, हेंस cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो cos 90 गया 0 इंटू ये ओम नमः जय स्वाहा हो गया सब। तो जब स्वाहा ही हो गया कितना हो गया, 2ab cos 90 हो गया स्वाहा, तो सब खत्म, रूट अंडर आ गया a² + b²। वो तो आना ही था, है कि नहीं, प्यार तो होना ही था। तो भाई ये तो होना ही था, क्योंकि डायग्राम में से दिख रहा है कि कैलकुलेट करेंगे a² + b²। और यहाँ पर देखिए सबसे हाईलाइटेड चीज़ है, तो बोले रिजल्टेंट जो आया कितना एंगल पर आया। बाई चांस मेरे को अगर एंगल पूछ ले बच्चों, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यानी कि b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a। तो अल्फा अगर कहीं पूछ दिया तो tan इनवर्स b/a, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर निकालना बहुत आसान है, सिंपल दिख रहा है b/a। तो ये भी जरूरत पड़ेगा 90 डिग्री जब हो तब। हो गया कैलकुलेट। अब हम इस पर बच्चों न्यूमेरिकल बनाने का पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आर मैक्स जो होता है वो कितना होता है, हमने देखा कि a + b होता है। मैग्नीट्यूड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही आना है। आर मिनिमम जो होता है वो a - b होता है, ये देख चुके हैं। कब, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम है ये, मिनिमम है ये। मतलब मेरा सैलरी जो है ना साल भर का 12 महीना में कभी 50,000 कभी 10,000 रुपये महीना मिलता, कभी 1 लाख रुपया मिलता, कभी 70 कभी 70 से कुछ भी मिला। व्हाट इज योर मिनिमम सैलरी पूरा साल भर में, तो 10,000। व्हाट इज योर मैक्सिमम सैलरी, 1 लाख मान लीजिए,
तो पता चल गया उसी के बीच में कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होना है। तो हम बोले रेंज क्या हो जाएगा, बोले भाई रिजल्टेंट जो है ना, देखिए क्या होगा, जो मैक्सिमम मेरे को मिलता है सैलरी तो उससे कम होते होते कहाँ तक, मिनिमम तक, क्योंकि ये मिनिमम इतना होता है मैक्सिमम इतना होता है। तो कोई भी रिजल्टेंट दोनों वेक्टर किसी भी एंगल पर हो, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना, मिनिमम है मॉड ए माइनस बी आर और मैक्सिमम कितना है बच्चों, ए प्लस बी। ऐसे इसका थोड़ा एक और झलक दिखाऊंगा आप लोग को। देखिए एक वेक्टर ऐसे है, मैक्सिमम का मतलब होता है कि एक दोनों जो है ना सेम डायरेक्शन में होते हैं। एक तो ये केस हो गया। अब क्या हो सकता है, यहाँ थीटा 0 डिग्री, अब मैं ना थीटा बढ़ाता हूँ, तो लेट ये है वेक्टर ए वेक्टर बी। देखिए यहाँ तो देखिए क्या हुआ, थीटा जो है ना कुछ बढ़ गया दोनों के बीच, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है भाई ये आर मैक्स है, मैक्सिमम ताकत से फेंकाएगा। आंधी आया तो अगर एक आंधी ऐसे एक आंधी ऐसे है ना तो थोड़ा सा बच्चों घटेगा, थोड़ा घटेगा। फिर देखो और बढ़ाता हूँ एंगल, तो अभी ऐसे हो गया वेक्टर बी, तो देखो एंगल थीटा 2 हमने बढ़ा दिया, थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ, थीटा क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ और बढ़ा दिया। अच्छा और बढ़ाते 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 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो एक केस मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। और बढ़ाओ तो लो भाई और बढ़ाओ, ये है वेक्टर ए और बढ़ा दिए, दिस इज वेक्टर बी। तो ये है मेरा एंगल 90 डिग्री से भी ग्रेटर। पिक्चर दिमाग में बन रहा हो कि 0 डिग्री है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट, बढ़ाएं बढ़ाएं 90 डिग्री हुआ और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, तो भैया ए वेक्टर है और वेक्टर बी कर दिए ऐसे, तो व्हाट इज थीटा, तो बोले ए वेक्टर इधर है, वहां से ये थीटा है और बढ़ा दिए। देखने से नहीं लग रहा है बच्चों एक आंधी आएगा ऐसे और एक आंधी चला ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा उतना स्पीड से नहीं उड़ाएंगे जितना यहाँ पर उड़ाने वाले थे, क्योंकि एक ओपोजिंग टाइप का है तो थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा, यानी रिजल्टेंट जो हम उड़ाएंगे ना वो थोड़ा सा कम होगा। दिमाग में पिक्चर भी बन रहा है कि भाई क्या है, हर फिजिक्स का डायग्राम बच्चों ना दिखाई देता है, याद रखिएगा दिखाई देता है, बरसते वो मेरे को दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है ना तो फिर रटंती विद्या और बोझा होने लगेगा फिर फिजिक्स। इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, देखने का कोशिश करो कि क्या मतलब इसका होता है। भाई फिजिक्स में ये दिखता है क्या, बिल्कुल दिख रहा, आंधी आ रहा है। अब आंधी आते आते ऐसा ही हो गया, क्या हो गया, वेक्टर ए इधर और भाई वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर ए बी ए इधर और वेक्टर बी इधर हो गया, ये इधर है और ये वाला इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों कैसा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसा हो गया दोनों बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर और एक इधर, तो दोनों को एक्सटेंड कर दो तो हमको पता चलता है दोनों के बीच का एंगल क्या है। इसको खींच दो इधर, इसको खींच दो इधर, दिस इज 180 डिग्री। यहां पर जो होगा सबसे मिनिमम होगा और वो मिनिमम होता है ए माइनस बी, मैक्सिमम होता है ए प्लस बी। बच्चों पता है मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि जो फिजिक्स का कॉपी आप लोग नोट्स के लिए बनाते हैं वो लाइनिंग वाला कॉपी मत बनाओ, है ना। बचपन तक करते थे, बचपन हमारा 10 तक था। अब ना वाइट कॉपी रखा करो, प्लेन वाला कोशिश करो, क्योंकि इतना मैथमेटिकल इतना डायग्रामेटिकल आता है ना, इतना ज्योमेट्रिकल आगे बहुत सारा चीज़ वाइट कॉपी में बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा दिखेगा। अब मैं वाइट पे जो बना रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, अब मैं इसमें ऐसे 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 कर दूँ 50 वो लाइनिंग, तो कहाँ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है भाई, सब कट जाएगा, ठीक। तो उसमें उतना अच्छा पिक्चर नहीं बनेगा। वाइट कॉपी में नोट्स बनाओ और गर्दा टाइप से पढ़ाई करो, धूम धड़ाका मचाते हुए। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एफ का हो तो। ये पता है कितना इंपॉर्टेंस है, वेरी 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 15-20 साल तक बच्चों लिखते रहो, 15-20 साल तक, लास्ट में जाके इंपॉर्टेंट लिखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कोई एंगल पर लग रहा हो, लेट यह है एफ, यह है एफ, दोनों सेम और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमको बोल रहा है क्या, रिजल्टेंट बताओ कि क्या होगा। रिजल्टेंट तो यही होगा, हमको पता है, दिस इज द रिजल्टेंट। कौन सा रिजल्टेंट फोर्स को एफ आर नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। बताओ कि क्या होगा। तो बोले ठीक है, हम लोग को पता है कि एफ आर कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, कॉस दोनों के बीच का एंगल है थीटा, कितना है कॉस थीटा। तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर
2f स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। पहले मैग्नीट्यूड निकालना है कितना होगा रिजल्टेंट। क्या कह रहे हैं बच्चों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी ऐसे आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी ऐसे आया, ऐसे ऐसे दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो बताओ हम उड़ जाएंगे कितना से, ये हम निकाल रहे हैं। देखिए 2f स्क्वायर अगर दोनों में हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कितना कॉस थीटा, क्या हो जाएगा भाई, तो दिस इज 2f स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों पता है। हो सकता है आपने जैसे नहीं होता कि भले आपने 10th पास करके 11th में आया, लेकिन एक बात आप जरूर रियलाइज़ करोगे, धीरे 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 आपको रियलाइज़ होते जाएगा 4-5 चैप्टर तक में ना, कि अनिल सर ने क्यों बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पहले पढ़ाया। बहुत दुनिया नहीं मानते कि यार शुरू फिजिक्स ना यूनिट्स मेजरमेंट चाहिए सबसे चालू करो, फिजिक्स पढ़ाना इतना शुरू में हुआ, क्यों क्या पढ़ाता क्या मतलब है, आप रियलाइज़ करोगे तो उतना मैच्योरिटी तो आप है जरूर, मैं जानता हूँ आप में टैलेंट है, कि वह भी 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, जरा सोचो अगर मैं नहीं पढ़ाता तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो यार ये तो सिर्फ मेरे को ही समझ में आएगा ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को थोड़ी समझ में आएगा भाई। 10th पास करके पहली बार 11th में गए तो आता समझ में, मेरे को खुद नहीं आया तो बच्चों आपको कैसे आएगा यार, बड़ी दिक्कत है। देखो अब मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, बच्चों ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे भाई कितना स्टूडेंट को समझ में आएगा क्लास में कि सर कैसे करती है, तो इसके लिए 3 लेक्चर लगा तब जाकर के ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी आप लोग को और याद भी कराया, ताकि अब हम कह सकते हैं गर्व से कि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स लिंक्स पर, सारे बच्चों को फॉर्मूला याद भी है, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जो लोग नहीं है पहले बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स देखिए बच्चों, दंदना की याद करके आइए और एकदम दंदना दीजिए। यहाँ 2 बाहर चला गया, एफ स्क्वायर एफ बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो एक बाहर कॉस थीटा बटे 2 आ जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला आप सिखाए थे, ये हो जाता है रिजल्टेंट। कितना रिजल्टेंट हो गया बच्चों, 2f cos थीटा बटे 2, f 2f cos थीटा बटे 2। आगे फिजिक्स में देखोगे p 2p cos थीटा बटे 2, a 2a cos थीटा बटे 2, b 2b cos थीटा बटे 2। यह राइमिंग हो जाता है पूरे फिजिक्स के लिए। अब बोलता है कि जो रिजल्टेंट, चलो ये तो समझ में आया भाई, अल्फा बताओ तो कितना होगा, दिस इज अल्फा, कितना एंगल पर होगा। अब देखिए कैसे फॉर्मूला याद आएगा बच्चों, ठीक। tan अल्फा का फॉर्मूला बड़ा टेढ़ा था, कैसे बताए थे, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जमीन बेस मतलब जमीन में कौन है, तो बोले जमीन में पहले से f है तो f लिख दिए, प्लस ऊपर कौन है भाई, ऊपर है f पहले से, तो उसको गिराओ नीचे धड़ाक से जमीन में लाओ, तो उसका गिराएंगे तो थीटा सटल है तो आ जाएगा कॉस, तो एक और यहाँ पर हो गया बच्चों कितना, f cos थीटा। तो जब नीचे f cos थीटा हो गया ऊपर क्या होगा, f sin थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, f sin थीटा। देखो कैसे जो है ना ये कैलकुलेट हो जाता है, f ऊपर, f यहाँ से नीचे निकालोगे, देखो f sin थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से f बच्चों कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। हुआ क्या, f चला गया, फिर कितना गंदा चीज़ यहाँ पर फंसा है, फिर जो हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे कि यार वहाँ बताए थे साइन थीटा का कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या, होता है, पता नहीं चलता है, नहीं पता चल रहा है कि इसका फॉर्मूला कैसे हो सकता है, हाफ एंगल। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे और निकालेंगे अल्फा क्या होगा, ठीक है। इसको लिखते हैं क्या है, tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई बच्चों मेरे पास आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। कसम से अगर बिना पढ़ाई में लिखता ना तब कितने बच्चे को समझ में आता, नहीं तो ऊपर वाला ही जाने। अब 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर बोलना जरूरी होता है यार ना, क्योंकि बहुत लोग अब जैसे इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हैं बच्चों, सोचते दो यार ये मास्टर कुछ पढ़ाते रहता है, और बाद में पता चलता है ये एक्चुअली मास्टर पढ़ा क्यों रहा है, काहे कैसे पढ़ा रहा है रियलाइज जब यहाँ से फंस जाते हैं, वाह कितना गंदा लिखा हुआ है। अब सबको समझ में आ रहा है, देखिए 2 गया, ये कॉस थीटा बटे 2, कॉस एगो 2 है तो चल, मतलब एक 2 में से एक चला गया, ऊपर में बचा साइन, नीचे बचा है कॉस, क्या बचा है बच्चों, साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो साइन जो एंगल यहाँ हो और कॉस वही एंगल यहाँ हो तो हम लिख सकते हैं आराम से। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा पता है, टैन, ये हो जाएगा थीटा बटे 2। कैसे लिख दिए पता है, जब एंगल सेम होता है तो साइन बटे कॉस टैन थीटा बटे 2, ये टैन अल्फा।
tan tan चला जाएगा, तो अल्फा जो होगा बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, θ/2। यानी क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर इधर लग रहा हो F, इधर लग रहा हो F, सेम फोर्स का और हो एंगल थीटा, तो पता है रिजल्टेंट किधर जाता है, इस फोर्स को आप खींच दो। जैसा ही इस फोर्स को हम खींच देंगे तो एक F इधर हो गया, एक F इधर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट किधर जाता है, रिजल्टेंट जाता है θ/2, यानी एग्जैक्ट बीच में हम फेंकाएंगे। यह अल्फा एग्जैक्ट θ/2, यानी कि दो आंधी आ रहा हो 60 डिग्री पर ना, तो पता है मैं कितना पे फेंकाऊंगा, θ/2, यानी कि 30 डिग्री पे एग्जैक्ट में फेंका जाऊंगा। ये इसका मतलब हुआ है। रिजल्टेंट आता है 2f cos θ/2। यहीं से पता भी चलता है कि कितना एंगल पर हम फेंकाएंगे, θ/2 पर। तो ये इसका मतलब हुआ। तो अब जब जरूरत पड़ेगा ना, तो हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो, हम किधर फेंकाएंगे, तो बोलेंगे उसका आधा डिग्री 30 डिग्री पर फेंका जाएंगे, रिजल्ट हो गया। कितना से फेंकाएंगे, तो बोले F तो 2f cos θ/2, धड़ाक से आंसर। ये दोनों को बच्चों जो है ना, एज ए रिजल्ट, एज ए शॉर्ट ट्रिक, आप इसको बढ़िया से बड़ा सा बॉक्स में इसको लिख लो। इसको मैं बहुत बार यूज करने वाला हूं, पूरा फिजिक्स में सवाल बनाते हैं। टू वेक्टर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स यानी वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, दोनों बोल रहा है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक भी लाइन पढ़िए ना, पहले कुछ लिखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना, अंग्रेजी रीडिंग बच्चों हम लोग को नहीं देना है, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे करके लिखते जाइए। टू वेक्टर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हैव देयर रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड देखिए, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। ये रिजल्टेंट किसके इक्वल है भाई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। आइदर का मतलब क्या है, या तो इसके या तो इसके। कहने का मतलब या तो अगर ये ए के बराबर अगर हुआ बाई चांस, तो भैया ये दोनों खुद में जब बराबर है, तो अगर इसके बराबर हो गया, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सब क्या है बच्चों, सेम। आर का मैग्नीट्यूड ए और बी सब सेम है, किसके बराबर, लेट एक्स बोल देते हैं। जब सब बराबर है, लेट क्या है, एक्स। ए भी मान सकते, कुछ भी पूछता क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, ए और बी के बीच का। तो बोले हम क्या करें, तो हम सीखे एक ही चीज़ है एनालिटिकल में, एक तो फॉर्मूला लगाओ रिजल्टेंट का और एक tan अल्फा वाला। tan अल्फा वाला जब भी जरूरत पड़ेगा पीछे पेज नहीं पलटाएंगे। कैसे सिखाया बच्चों, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस मतलब कि जमीन, जमीन में पहले से कौन है, और अगर कोई ऊपर उठा हुआ धड़ाक से उसको नीचे गिरा दो, थीटा सटल रहेगा ना, कॉस गिरा देंगे नीचे, ठीक, ऐसे लिखते। आर बराबर हम लोग अभी पढ़ के आए, a² + b² + 2ab cos θ होता है। सारे मैग्नीट्यूड जब सेम ही है, तो ये है x, ये x² + x² + 2xx इंटू कितना आ जाएगा, cos θ। तो देखिए जरा क्या है भाई, अब हम ना दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते बच्चों, ठीक है, स्क्वायरिंग, तो ये x² हो गया, तो ये रूट हट जाएगा, तो x² + x² 2x², 2xx 2x², ये हो गया cos θ। तो देखो इधर लेकर के चले आओ, x² - 2x² हो जाएगा कितना, x² - 2x और -x² इक्वल टू 2x² cos θ। ये देखो ये चला गया, तो यहाँ -1/2 हो जाएगा। तो cos θ मेरे लिए कितना आ रहा है पता है, -1/2। फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है यार, पहला लेक्चर वाला जो ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ा कि cos θ नेगेटिव हो, तो धड़ाक से हम ना 2 सेकंड के अंदर तुरंत एंगल कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या होगा। cos θ -1/2 मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए क्या आया मेरे पास, cos θ जो है ना कितना आ रहा है, -1/2। तो तुरंत हम गोल का ट्रिक लगा दे, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, ऑल साइन tan cos, याद करिए, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। हमको पता है कि भाई वेक्टर का कुछ भी होता है ना, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही एंगल आएगा। रेंज ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 से 180 डिग्री, पीछे लेक्चर्स में देखें। उसे बाहर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि स्मॉलर एंगल लेते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि 1/2 कितना होता है। हमको पता है कि cos 60 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों, cos 60 होता है 1/2। तो चाहे माइनस प्लस उससे कहीं भी जाए, हमको बस 60 का भाई बहन खोजना है। भाई 60 का फैमिली मेंबर कौन होता है, तो बोले 60 यहाँ है, तो 6 का 6 6 दूनी 12, देख लीजिए, याद करिए, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30,
ट्रिक से बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पर सारे पॉजिटिव होगा, मेरे पास नेगेटिव बोला है, क्या आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू धड़ाक से लगा देंगे 120 डिग्री। कैसे? बाई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक। बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़े और तेज बने, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, है ना। 6 का भाई बहन है, जब जरूरत पड़ेगा कुछ मार देंगे। वेक्टर्स है ना, तो इसी दोनों के बीच एंगल आएगा, इधर पॉजिटिव है कॉस, इधर नेगेटिव हो गया, मार ये कितना डिग्री 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। चले, अब सब जगह यूज आते जाएगा ना, सब पढ़ा हुआ। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स, टू फोर्सेस F1 F2 हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो, यानी कि F1 बटे F2 जो है बच्चों कितना है 3/5। मैंने जिस नहीं होता शुरुआती न्यूमेरिकल है, कुछ मैं बता देता हूँ, इसी पे बेस्ड बच्चों मन भर न्यूमेरिकल्स करेंगे किसमें, DPP के अंदर भी, ताकि एकदम जड़ से जो है ना दम ये फिजिक्स को हिलाना चाहिए ना, तो हम लोग हिले नहीं, खड़ा रहे एकदम बढ़िया से। F1 बटे F2 दिया है 3/5, बोलता है क्या टू फोर्सेस जब ऐसा हो ना गिव्स रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। रिजल्टेंट लेट आर ही लिख देते हैं, कितना देता है 35 न्यूटन, है ना। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फोर्स के बीच का एंगल जो है कितना 60 डिग्री। अक्सर थीटा और अल्फा आइडेंटिफाई कर लिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल को थीटा और रिजल्टेंट कितना एंगल पर है दैट इज अल्फा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज क्या, यानी कि क्या पूछा है मेरे से, F1 बताओ कि क्या होगा और F2 बताओ कि क्या होगा, ये सवाल है। अब दोनों लग रहा है कितना एंगल पर, F1 इधर F2 इधर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मेरे से रिजल्टेंट पूछ रहा है कि कितना होगा, नहीं रिजल्टेंट बच्चों दिया हुआ है, रिजल्टेंट भी दे के रखा है, F1 F2 पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जब भी रेशियो में होता है तो आप पढ़े होंगे 10th में बच्चों, नहीं होता कि F1 बटे F2 दिया हुआ 3/5, तो F1 को क्या मान लेते हैं हम लोग 3x, F2 को मान लिए 3x। अब भाई क्यों मानते हैं, मानने के पीछे का रीज़न बताता हूँ। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो F1 देखो ऐसे करोगे बच्चों, कैलकुलेट कैसे होगा, 5F1 = 3F2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या 3F2 तो F2 इधर 3 इधर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख ही सकते हैं। तो F1 बटे 3 विल बी इक्वल टू F2 इधर लेके चले आए F2 बटे 5, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर किसके, तो लेट x, आपको वो बता रहा हूँ ना कि हम लोग क्यों x मानते हैं, कैसे एक्चुअली होता है वो। तो यहाँ से देखो F1 बराबर इसके इक्वल जब करोगे और इसको इसके इक्वल करेंगे तो F1 आ जाएगा, देखिए क्या 3, देखो मल्टीप्लाई करो तो 3x आ गया। F2 क्या आ जाता है 5 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है 5x। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जब रेशियो में तो इसको x ये 3 तो 3x, ये 5 तो 5x, क्यों भाई ऐसे। F1 F2 निकल गया, थीटा है 60 डिग्री, r दे के रखा है, यानी कि r के फॉर्मूला में उठा के डाल दो, कैलकुलेट कर लो कि क्या होगा। लिखते हैं F1 F2 है ना, तो r इक्वल टू खुद से बनाने का कोशिश करो, देखो कि क्या आ रहा है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये है मेरा 35 न्यूटन, रूट अंडर एक है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक है 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, आई इंटू कितना है बच्चों 5x, आई इंटू कॉस ऑफ थीटा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 3 तिये 9x स्क्वायर प्लस 5 25 का होल स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर है 25 ही होगा, फिर 5 तिये 15 दूना 30, तो 30x स्क्वायर, कॉस 60 होता है हाफ, तो ये चला गया, कितना आ गया 15, तो 15x स्क्वायर। अब बच्चों देखिए टोटल इधर कितना आ रहा है, स्क्वायरिंग भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़िए पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है, कुछ व्यवस्था है क्या मेरे पास। 25 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 और 9 कितना आ रहा है 49x स्क्वायर आ रहा है। तो वाह बड़ा बढ़िया बात है, जब ये आ ही गया तो 49 का हो जाएगा 7, ये हो गया x, काट छाट करे तो 7 5 35, x बराबर आ गया मेरे लिए 5। जब x 5 आ गया तो F1 है 3x, F2 है 5x, लो भाई दोनों निकल गया। F1 है 3x यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो गया 5 या 15 न्यूटन हो जाएगा, और F2 है 5x यानी कि 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 न्यूटन आंसर। तो ये मेरा आंसर हो गया। F1 और F2 कितना आ रहा है 15 और 25। तो रेशियो जब से हो तो ऐसे आप सॉल्व कर ले, 15 और 25
15 15 15 15 और 25, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में बच्चों। देखिए जरा क्या कह रहा है। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है? यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी कि आर मैक्स, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। अच्छा, एंड द लीस्ट रिजल्टेंट यानी कि मिनिमम रिजल्टेंट, यानी कि आर मिनिमम क्या है? तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट बच्चों क्या होता है? ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर, इतना एंड इतना, ये दे के रखा है। आर मैक्स दे के रखा है कितना? देखिए ग्रेटेस्ट 29 न्यूटन, और ये दे के रखा है 5 न्यूटन। हमको पता है कि भाई हमने पढ़ा है कि ये F1 प्लस F2 ये 29 न्यूटन होगा। ग्रेटेस्ट A प्लस बी, अब मिनिमम होता है A माइनस बी, लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब जो बड़ा हो और जो छोटा हो उसके हिसाब से। मिनिमम कौन बड़ा कौन छोटा अभी तुमको पता ही नहीं है, तो लेट F1 माइनस F2, लेट F1 बड़ा होगा। मेरे को क्या पता बच्चों? नहीं पता है तो लिख दीजिए। कितना आ गया? 5 न्यूटन। आगे क्या कह रहा है? इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, जो दोनों फोर्स F1 F2 दोनों को 3 न्यूटन से अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। कोई बात नहीं, पहले जो बोला है ना पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इफ के बाद हम देखेंगे कि क्या है। यही सब कुछ कुछ व्यवस्था करते हैं। देखो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। F1 प्लस F2, F1 माइनस F2, ये दोनों को अगर ऐड करने का कोशिश करेंगे तो पहले तो ये दोनों गया, प्लस माइनस चला गया, तो ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2F1 और 29 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 34, 29 30 5 मतलब ऐसे है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो व्हाट इज F1 इक्वल टू 2 17, तो 17 हो जाएगा 17 न्यूटन। दिस इज F1, ऐसा ही निकल गया। इस F1 को उठा के किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें F2 निकाल लेते हैं। 17 यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 17 प्लस F2 ये हो जाएगा 29 न्यूटन। तो व्हाट इज F2 इक्वल टू 29 माइनस 17, 29 माइनस 17 आ जाएगा 2 1, यानी कि 12 न्यूटन। तो ये मेरा F2 आ गया। F1 F2 पहले पता चल गया। जब भी मैथमेटिकल ऐसे एक्सप्रेशन दे वहाँ से पहले कैलकुलेट कर लो वैल्यूज। अब बोलता है कि इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, तो भाई कहने का मतलब कि अगला पेज में बनाता हूँ। क्या? एक 17 और एक है 12। तो F1 डैश बच्चों नया फोर्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 17 प्लस 3 बढ़ा देंगे तो 20 न्यूटन हो जाएगा, उसको बढ़ा दिए F1 को भी, और F2 बढ़ा दिए तो नया फोर्स जो हो गया कितना है? 12। तो 12 प्लस 3 इसको भी बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। अब बोलता है कि ये दोनों का नया रिजल्टेंट निकालो। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग कैसे? एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो हमको पता है कि अगर कोई राइट एंगल पर हो, दिस इज F1 डैश और दिस इज F2 डैश, कितना एंगल पर हो? राइट एंगल पर अगर एक्ट कर रहा हो तो रिजल्टेंट निकालना हमने सीखा है कि वाह ये तो बहुत आसान है, पाइथागोरस लगा दो क्योंकि 90 डिग्री है। तो हम बोले रिजल्टेंट जो हो जाएगा रूट अंडर क्या बोल देंगे बच्चों? F1 डैश का होल स्क्वायर और F2 जो नया वाला फोर्स आया उसका होल स्क्वायर कर लो। कोई एंगल रहता थीटा नहीं होता कि कोई 60 ऐसे कुछ हो तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिए। परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री तो दिखता है ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर लिया करिए। कितना है? 20 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, तो 20 2 दूनी 400, 15 बच्चों कितना होता है? 225। ये हो जाएगा मेरा 4 2 625, 625 का कितना आ जाता है? 25 न्यूटन। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा मेरा कितना? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन हो गया। तो 25 न्यूटन तो हो गया। देखो ऑप्शन में बच्चों मेरे को डिग्री भी देकर रखा है कि भाई कितना एंगल पर लगेगा वो भी बताओ। तो 25 तो यहाँ 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 सब जगह, तो 15 36 20 यानी डिग्री बोला है तो हम डिग्री भी निकाल लेते हैं। कौन सा डिग्री भाई है? तो यहाँ देखिए द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट इतना एंड इतना। कहाँ पर बच्चों? 29 और एक 5 न्यूटन है। अब ये बोला फिर फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो आप गौर करके देखो भाई, नया वाला जो है रिजल्टेंट वो तो बोल ही दिया, वो दोनों जो है एक्ट करा है कितना पे एक्ट करा है बच्चों? दोनों फोर्सेस है 90 डिग्री पे। मेरे को कौन सा एंगल निकालना है? रिजल्टेंट कितना एंगल पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्सेस का दिया हुआ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिजल्टेंट बताओ कि कितना एंगल पर। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? भाई रिजल्टेंट जो हो कितना एंगल पर हो मेरे को क्या पता, यानी कि निकालेंगे बच्चों tan अल्फा। सीख चुके tan अल्फा। देखिए राइट एंगल जब आ जाए तो बड़ी आसान है। tan अल्फा क्या? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, कोई फॉर्मूला मत करिएगा। 90 डिग्री जब आए तो परपेंडिकुलर में है मेरे पास F2 डैश
इधर है F1 डैश, पुट करिए। F2 डैश का है क्या है, यह है 15 और यह है 20, तो 15 डिवाइड बाई 20, 5 दिया 15, 5 चौक 20, आंसर कितना आ रहा है 3/4। ये 3/4 जो है ना बहुत हाईलाइटेड है फिजिक्स का, 3/4। क्या सिखाए हैं ट्रिक, 3 4 5, 5 3 तो 53 और ये हो जाएगा क्या था 37। 3/4 बच्चों ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्या, इसके सामने देख लो कौन है 37 डिग्री हो जाएगा, यही तो परपेंडिकुलर इसके सामने 37, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 डिग्री पर एक्ट करेगा नया वाला रिजल्टेंट। तो ऑप्शन में देखिए 37 है क्या, ऑप्शन में देखिए उसको टिक लगाइए। 25 जो ना 36 दिया हुआ है, चलेगा। ऑप्शन हमको नज़दीकी जो दिखाई दे वो एग्जैक्ट 37 होता है बच्चों, ठीक। तो जो भी ऑप्शन में दिया हम उसको नज़दीकी देख करके उसको टिक लगा देंगे, ठीक ऐसे। तो ये हो गया। ऐसा ही पे बेस्ड जो है ना खूब क्वेश्चन रहेगा डीपीपी के अंदर मैं डालने वाला हूँ, ताकि जो है ना पूरे मन भर प्रैक्टिस हो जाए। 16 17 18 क्वेश्चन दूंगा बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कैन गिव ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन। 3 मेरे पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 2 5 और 3 8। बोलता कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना मैग्नीट्यूड कितना देगा 3 न्यूटन का वो देगा, यानी रिजल्टेंट 3 न्यूटन का होगा, कौन देगा कॉम्बिनेशन। तो ये F1 F2 F1 F2 F1 F2 जब कोई दो वेक्टर्स ए बी करके 3 न्यूटन मेरे को देना है, न्यूटन है बच्चों यानी कि फोर्स। तो हमको पता है कि भाई हमने जो पढ़ा है ना, एक कोई वेक्टर हो दूसरा कोई वेक्टर हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा जो है ना ये कहीं से कहीं तक भी चेंज कर सकता है, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक कहीं भी चेंज कर सकता है। जब 0 होता है ना तो मेरे को मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है, और जब ये होता है तो ये मिनिमम रिजल्टेंट आता है। मैक्सिमम जो होता है वो हमने देखा कि A+B और मिनिमम जो होता है वो A-B। चलो दोनों मॉड लगा दो, ये होता है। तो कोई भी रिजल्टेंट जो होगा ना, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन होगा, लाई जो करेगा ना वो इसके और इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। तो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फोर्सेस अगर ये दोनों के बीच के अंदर लाई करेगा, इट मीन्स दैट ये पॉसिबल है, नहीं किया इट मीन्स नॉट पॉसिबल। देखिए ये भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि लेस देन इक्वल टू है, याद रखिएगा कैसे है, इक्वल टू भी, इसके इक्वल भी तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री हुआ तो ये आंसर आता है, यानी इसके इक्वल, इसके बीच में मैं बोल रहा हूं, लेकिन है क्या लेस देन इक्वल टू बीच में क्या है बच्चों, लेस देन इक्वल टू बीच में। तो ये हो जाएगा ऐसा कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, और इसके बीच में कोई भी रिजल्टेंट वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में आर मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ा में से छोटा, तो 10 में से 5 का क्या आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। आर मैक्स क्या है भाई, मैक्सिमम दोनों को जोड़ दो, तो 5 + 10 कितना हो गया 15 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट होगा इसके कॉम्बिनेशन से ना इसी दोनों के बीच में पॉसिबल है, यानी 5 से लेकर 15 तक। मेरे को बोल कितना रहा है 3 आना चाहिए, तो भैया इसमें 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल। बी वाला अब देखिए बहुत आसानी से बना लोगे, आर मिनिमम आर मैक्सिमम। आर मिनिमम क्या है, तो 5 में से 2 गया 3, लो भाई पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, और दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 3 न्यूटन, और दोनों को जोड़ते हैं तो 5 2 कितना आ गया 7, तो 3 पॉसिबल इसके अंदर है, हेंस ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा मेरा आंसर। जरा तीसरा वाला देखिए उसमें पॉसिबल है क्या, आर मिन चेक कर लो और आर मैक्स चेक कर लो। मिनिमम क्या है भाई, 8 में से 3 गया 5, बड़ा माइनस छोटा करते हैं हमेशा, और 8 3 कितना हो जाएगा 11 न्यूटन। क्या इसके अंदर 3 लाइक करेगा क्या, नहीं लाइक करेगा, सो रिजल्टेंट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, हेंस ये बी हो जाएगा। ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर 2-2 का कॉम्बिनेशन देखे ना, 2-2 फोर्स का, डीपीपी के अंदर बच्चों मैं 3-3 का डालूंगा कि 3 वेक्टर्स में से रिजल्टेंट क्या ये पॉसिबल है, तो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो वहाँ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वहाँ भी देख लेंगे बहुत सारा। ठीक, आप अपने से ट्राई भी करना। तो ये रहा पूरा डिटेल लेक्चर बच्चों, उम्मीद है कि अच्छा समझ में आया है। अगर ये लेक्चर बहुत अच्छा से दिमाग में बैठ गया ना, तो इसके बाद जो पैरेललोग्राम लॉ जो होगा एकदम सेम हूबहू कट कॉपी पेस्ट है किसका, ट्रायंगल लॉ का, बस डायग्राम में हल्का सा अंतर है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, और पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ भी लिया इसके अंदर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
लेकिन बताऊंगा नहीं कि कहाँ पर बताया है। ठीक, आगे जब पढ़ाएंगे लेक्चर तो देखना बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। थैंक यू।